द वेस्ट बंगाल डायरीज के निर्देशक सनोज मिश्रा लगभग एक हफ्ते तक गायब रहे। कहाँ थे, कैसे थे, इस बात की जानकारी एक हफ्ते तक उनके परिवार को नहीं मिली। परिवार बेहद परेशान रहा। हालांकि 14 तारीख को लखनऊ छोड़ने वाले सनोज मिश्रा की जानकारी उनकी पत्नी को 21 तारीख को मिली कि वो वाराणसी में मिले हैं और उसके बाद फिर वो लखनऊ लाए गए जहाँ पर उनका इलाज हुआ। फिलहाल सनोज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सनोज जी से बातचीत करेंगे। सनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सनोज जी, 14 तारीख का वो दिन जब आप लखनऊ छोड़ करके बंगाल गए, क्या हुआ? क्योंकि आपकी पत्नी ने उस दौरान ये बात कही कि आपने कहा था 2 बजे आप फ़ोन करेंगे, पर आपका फ़ोन ऑन नहीं हुआ। दरअसल जैसे बंगाल जाना होता है मेरा, तो इस समय चूँकि पहले जब जाता था तो फ़ोन ज़रूर करता था, क्योंकि पुलिस का मैटर इतना वो नहीं था जिस तरह सभी लोग उग्र हो गए थे। तो इस बार जो मैं गया तो मैं बाद में कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पाया, मुझे लगा कि मैं कल जब वकील से मेरी बातचीत हो जाएगी, कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो मैं फ़ोन कर लूँगा। फिर फ़ोन खोलना ठीक नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि लोकेशन वगैरह सब लोग देख रहे थे और मुझे लगा कि मैं अगर बाहर से बेल करा लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पुलिस के चक्कर में पड़ने से। तो मैं सबसे पहले अपने एडवोकेट लॉयर से मिला, मिस्टर सिन्हा से। 14 को जाने के बाद 14 को मैं नहीं मिल पाया किसी से, क्योंकि उस दिन मैं रात में होटल गया और क्योंकि लेट हो गया था, मुझे वाया फ्लाइट थी मेरी, गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से फिर गया था तो देर से पहुंचा मैं। 14 को नहीं मिला, मैं 15 को सुबह जाके उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं, लेकिन चूंकि अगले दिन मतलब उस दिन छुट्टी थी 15 अगस्त को, तो बोले नेक्स्ट केस भी जरा समझाइए। क्या इशू है, क्या मुकदमा? इशू मेरे ऊपर करीब 9 धाराएं लगाई हैं बंगाल सरकार ने। पिछले साल जब हमारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उस वक्त उन्होंने करीब 9 धाराओं के तहत मुझे नोटिस 41A के थ्रू भेजा था कि आप मतलब बेमनस्ता फैला रहे हो, दंगा कराने की साजिश है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसमें नॉन अवेलेबल 8 में से 4 धाराएं हैं। अच्छा। और एक लोकतांत्रिक देश में रहने के नाते मुझे लगा कि एक फिल्म मेकिंग मेरा एक ऐसा मुद्दा है कि मैं जिससे देश दुनिया में जागृति ला सकता हूँ या मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ सिनेमा के बहाने। नाच नौटंकी के अलावा, सेक्स परोसने के अलावा मैं कुछ अच्छा करने के राह पर चल रहा था और चलूँगा, आगे भी चलता रहूँगा, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि एक छोटा सा ट्रेलर 2 मिनट का रिलीज़ होते ही बंगाल की सरकार में हल्ला मच जाता है वहाँ पर कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी कि सरकार के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में या उसकी जो चीज़ें उसके खिलाफ कोई बोल सके। ये ऐसा पहली बार हुआ था। तो सरकार तिलमिला कर उन्होंने मुझे नोटिस भेजा और मैं लगातार 1 साल तक उस कानूनी लड़ाई को लड़ता रहा, अपनी बेल के लिए लड़ता रहा। हालात ऐसे बन गए, आप 1 साल में, ये 1-2 दिन की बात नहीं, 1 साल में जो जिस तरह से मैं टॉर्चर हुआ। एक तो फिल्म बनाने को लेकर के बहुत सारे पैसे लगते हैं, करीब 10 करोड़ रुपए तक खर्च हुआ हमारा, वो सब मुझे अरेंज करना था। और उसके साथ साथ ये कानूनी लड़ाई भी चल रही थी जिसमें मेरे व्यक्तिगत पैसे खर्च हो रहे थे। और आलम ये था कि वहाँ पर जब तक मेरा केस जमानत के लिए जो था वो चलता रहा तो करीब मेरे 60 से 70 लाख रुपए इस बीच में खर्च हो गए। इस तरह से कि एक वकील आता था तो दूसरा गायब हो जाता था, दूसरा आता था, तीसरा अपेयर नहीं होता था, ऐसे करते 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 फाइनली बंगाल के वकील आपका केस लेते थे पर पैसा लेने का दूसरी। हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होता था और कई बार उनके साथ कुछ गलत भी हुआ, मुझे सुनने में आया, इसलिए लोगों ने मेरा केस हैंडल नहीं किया। और फाइनली माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ से ये कहकर मेरा केस खारिज कर दिया कि आप लोग अटेंड ही नहीं कर रहे हो, और वो मैटर वहाँ पर रुका रहा। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज होने का समय आया वैसे ही फिर वहाँ से धड़ाधड़ नोटिस आना शुरू हो गया और फ़ोन कॉल पे बात होनी शुरू हो गई वहाँ के आईओ से, जो इंक्वायरी ऑफिसर थे। तो मैंने बोला कि सर मेरी फिल्म का सेंसर हो चुका है, ट्रेलर का सेंसर हो चुका है और सेंसर बोर्ड, चूँकि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था के तहत जो चीज़ें बनाई गई हैं उसमें उसका भी एक रोल है। हमारे लिए तो न्यायालय है सेंसर बोर्ड, जस्ट लाइक हम लोग फिल्म बनाते हैं तो न्यायालय के समक्ष लेके जाते हैं कि भैया बताइए क्या है। तो जब सेंसर बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया इलेक्शन के बाद फिल्म रिलीज़ करने के लिए, तो अब इस पर कोई मैटर तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको आना है। तो मैं कहा सर ये तो ज़्यादती है मेरे साथ। नहीं, बोले ये तो लीगल प्रोसेस है, आपको तो आना पड़ेगा। तो मैं कहा मेरी सिक्योरिटी का क्या है? बोले हम तो पुलिस स्टेशन में आपको बुला रहे हैं। तो मैं कहा पुलिस स्टेशन के बीच का जो रास्ता है वो कहाँ से होकर जाता है, वहाँ मुझे कौन संभालेगा? अगर मेरी लिंचिंग हो गई, वहाँ मुझे मार दिया गया, भीड़ ने मुझे मार डाला, तो मुझे कौन वहाँ बचाएगा? और ऐसी घटनाएं आप लोगों से तो छुपी नहीं, क्या हो रहा है बंगाल में आप तो देख ही रहना। तो मैंने इन सवालों का जवाब उनके पास, आईओ के पास कुछ नहीं था। तो मैं सोचा मैं अपने लॉयर से मिलूं, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लॉयर से मिला तो बोले 15 अगस्त है आज तो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ करते हैं। तो 15 अगस्त
की वजह से फिर वो पूरा दिन मेरा खाली जाने वाला था और मैं सोचा चलो मैं माँ काली के दर्शन कर लेता हूँ जाके, क्योंकि खाली बैठ नहीं सकता और मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं काली घाट चला गया। काली घाट गया तो मुझे लगा मेरे अपने खुद के लायर हैं जो मुंबई में रहते हैं हमारे साथ, तो मैंने उनको भी एक बार मैंने सोचा फ़ोन करके एक बार उनसे भी सलाह मशवरा ले लूँ कि क्या हो सकता है अगर मान लो मुझे पुलिस यहाँ को अरेस्ट कर ले, कुछ हो जाए, तो उनकी जानकारी में भी होना चाहिए। तो मैंने अपने दोनों अधिवक्ताओं से बात किया और उस दौरान मेरे ख्याल से मेरा फ़ोन 20 से 25 मिनट के आसपास खुला होगा। 25 मिनट के अंदर ही जब मैंने फ़ोन काट के दूसरा फ़ोन लगाया, फिर मैंने बात की, तो मैंने देखा कि मेरे आसपास कुछ अनएक्सपेक्टेड 4-5 लोग हैं जो मुझे लगा जैसे मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं या उनका फोकस सिर्फ मेरे ऊपर था। तो मैं भी थोड़ा सा तो समझदार हूँ, दूसरी बात बहुत ज़्यादा अलर्ट था, क्योंकि डर भी है ना कि जान तो ऐसे नहीं कोई दे देगा जाके भीड़ में कि कोई आओ बंगाल मार डालो मुझे। तो मैं सतर्क भी था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग हैं, लेकिन इनको कैसे पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ, या कुछ तमाम सारे सवाल जवाब दिमाग में आने लगे। और उसी समय मंदिर का दरवाज़ा खुलने वाला था, भीड़ थी वहाँ पर, चूँकि 4 बजे वहाँ का गेट खुलता है, उसके पहले लोग खड़े रहते हैं वहाँ। तो मैं उस भीड़ के जरिए लेफ्ट साइड ही निकल कर गली में चला गया और सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन डस्टबिन में डाल दिया कि शायद इस वजह से मुझे ट्रैक किया जा रहा हो। और मैं आया, 2 दिन तक मैं मतलब 1 दिन में वहाँ पे स्टेशन पर रहा, बंगाल स्टेशन। हाँ, मैं हावड़ा पे था। फिर मैं दून एक्सप्रेस से मैंने हरिद्वार का टिकट किया और मुझे लगा कि मैं कुछ दिन शांति से जीना चाहता हूँ। और फिल्म का रिलीज़ का सब फिक्स हो गया था। हमारे टीम के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मैं मीडिया में आऊँ, तो मैं बाहर आके भी छीछा लेदर नहीं कराना चाहता था अपनी, और मैं सोच रहा था शांति तरीके से फिल्म हमारी रिलीज़ हो जाए। तो मैं निकल पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जब बंगाल से निकला हूँ तो मुझे टिकट था मेरा हरिद्वार का, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। और फाइनली जब सुबह बनारस आया तो मैं बनारस में उतर गया। अब टिकट हरिद्वार का था पर बनारस देख हाँ, मैं बनारस उतर गया, बिकॉज अब मुझे लगा कि बाबा अक्सर मुझे बुलाते रहते हैं और मैं जाता हूँ तो मेरी समस्याएं वहाँ से बहुत कुछ शॉर्ट आउट होती हैं। और मेरा मेडिकल का घाट है जहाँ पर मेरा फिक्स जगह है दुनिया में। अगर सब लोग जानते, कहीं भी अगर गायब होऊंगा तो मैं वहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरे आराध्य हैं। और मैं सोचा कि ये सब जो मुसीबतें मेरे साथ चल रही हैं पिछले साल से, बहुत सारी मेरी प्रॉपर्टी इस सब चक्कर में बिक गई, बहुत सारा जो मेरा अर्नेस्ट जो हमने जमा करके रखा था, जो वो सब सारी चीज़ें बंगाल सरकार की वजह से सब धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। और इन 3 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, जबकि हर साल मैं एक फिल्म बनाता हूँ। ये 3 साल मेरे लिए जितना भारी बीते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप कैसे कोई आदमी बर्दाश्त करेगा कि उसकी बूढ़ी माँ जो पैरालाइज है आधी, वो फ़ोन करके बोले कि भैया हम 50,000 रुपये का कहीं से इंतजाम किए हैं और ये ममता जी को दे दो जाके, वो बोल दो हमको छुट्टी दे दें। तो आप सोचिए वो ममता बनर्जी को। हाँ, मतलब ये प्रेशर इस तरह का कि मतलब घर से ये हो रहा। मैंने कौन सा गुनाह किया, क्या किया मैं मुझे शांति मैं रिलैक्स होना चाहता था। मैं सोचा 1-2 दिन रहूँगा और फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद में जाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा घर की चिंता थी कि घर वाले परेशान होंगे, आज कई दिन हो गए फ़ोन बंद है मेरा। लेकिन मतलब मैं अपने बातचीत सुकून में था। मतलब मैं ना, मेरे पास फ़ोन नहीं था, ना मेरे पास कोई थ्रेट आ रही थी, ना मुझे कोई धमकी आ रही थी, ना कोई मेल आ रहा था, ना मुझसे कोई हाल चाल पूछ रहा था, ना मुझे पुलिस फ़ोन करके परेशान कर रही थी, कुछ भी नहीं था। मैं था और भोलेनाथ महादेव, और कुछ भी नहीं। तो मैं उस दौरान मैंने जो समय बिताया वहाँ पर, वो पता नहीं अपने आप को मैं बीमार कर रहा था या अपने आप को मैं रिसाइकल कर रहा था, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं गॉड से अपनी बातें कह रहा हूँ दुनिया को। मतलब जो दुनिया में नहीं कह सकता वो मैं अपने भगवान से कह रहा हूँ। और ज़िंदगी में इतना मुश्किल वक्त मैंने कभी नहीं बिताया। जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी फिल्म की रिलीज़ है, एकदम हमारे सर पर है, और क्या हो रहा होगा फिल्म के बारे में, कैसे प्रमोशन कर रहे होंगे लोग, बड़े बड़े 5 स्टार होटल से सारा कुछ बुक था हमारे हिसाब से। 1 करोड़ रुपए सिर्फ पब्लिसिटी पर खर्च किया गया था। उसमें बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाके लोगों की मीटिंग्स थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सब सारा था। और उसके बजाय मैं वहाँ पर घाट पे पड़ा हुआ था और ये सिलसिला चला। मतलब मैं तो आप 17 को बनारस पहुंचे, 18 को? नहीं, मैं 15 को चल के 16 को सुबह पहुँच गया था। अब 16 को आ गए। हाँ जी, 16 से था मैं। फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मैं घाट पे ही रहते? घाट पे ही रहता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मुझे खुले आसमान में सांस लेना, मुझे लगता था ऑक्सीजन मुझे मिले,
बंद कमरे में घुटन महसूस होती थी, बिकॉज अब मेरे चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम थी। अस्थमेटिक हूँ इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं खुले में ही रहता था। और मुझे अच्छा लगता था, सुबह उठकर नहाता था, घाट की सफाई करता था, थोड़ा अच्छा लगता था लोगों के सेवा भाव में। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था 30 तारीख तक मेरा समय निकल जाएगा। पर इस दौरान आप परिवार से संपर्क नहीं कर रहे थे, मेरे परिवार पास नंबर परेशान ही नहीं था किसी का, और मुझे नंबर अपना 2 नंबर खाली याद है, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, मैं परिवार से संपर्क करना चाहता था कि मैं अपने फैमिली से मिल लूँ, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर हमारी टीम का भी प्रेशर था, कि पहले से ही प्रेशराइज किया गया था मुझे कि आप मीडिया में नहीं आएंगे, आपको मीडिया में नहीं आना है, आपको बोलना नहीं है कुछ, मतलब मेरी आवाज़ को दबा देना है। तो मैं कहा भाई मैं शांति से बैठा हूँ कहीं पर भोलेनाथ के दरबार में, टीम आप मुझे नहीं पता था कि ये बाहर आऊँगा तो इस तरह से तांडव मचा हुआ होगा। ये क्यों आपकी टीम आपकी आवाज़ पता नहीं, ये तो वो लोग जाने हैं, अब उनसे बात करेंगे क्या था भाई। टीम कौन? वसीम रिजवी हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे प्रोड्यूसर हैं श्री छतरपाल सूर्यवंशी जी, मेरे भाई हैं वो, उन्होंने फिल्म में पैसे लगाए हैं। संजय कुमार जी, उन्होंने फिल्म में फंडिंग किया है। अर्जुन सिंह जी, उन्होंने फंडिंग किया है, और अच्छा मैनेजमेंट रिजवी साहब ने संभाला है सारा कुछ। लेकिन लोग पता नहीं क्यों चाहते थे कि मैं मतलब मीडिया को फेस ना करूं, तो मुझे लगा कि दुनिया में भोलेनाथ से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, और मुझे पुलिस यहीं से लेके जाए, बंगाल ले जाए, चाहे यूपी पुलिस जहां मर्जी हो, यहीं से मुझे घसीट के ले जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं बैठूंगा जब तक पिक्चर नहीं रिलीज हो जाएगी, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये मेरा जिद था, और मैं इसी वजह से यहाँ रुका हुआ था। और इसके पीछे 16 से आप 21 तक वहाँ रहे, फिर बहुत मानसिक पीड़ा में था जी। 21 को हाँ, परसों नरसों कब मुझे लाए ये लोग। कौन वहाँ आपको मिला? आपका कौन? मेरे साथ मैं घाट पे ही था, ये तुलसी घाट पे। तो एक निरंजन चौबे जी हैं, उन्होंने मेरी फिल्म में कभी रोल किया था, मेरे मित्र भी हैं, मतलब जान पहचान है। उन्होंने मुझे वहाँ अचानक से देखे आपको वहाँ? हाँ, वो मुझे एक्चुअल में क्या, उनका बगल में कोई गेस्ट हाउस भी है, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी उनसे बातचीत हुई, बोले आप परेशान बहुत लग रहे हो। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सब। और थोड़ा होता है लाइफ में, कभी कभी चीज़ें होती हैं, अपने आप को अकेला भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा एक काम करिए, खाली मेरे घर तक मैसेज भिजवा दीजिए खाली कि मैं हूँ, ठीक हूँ। अब नंबर था नहीं, तो फिर फेसबुक पे मैसेज उन्होंने डाला, और फिर ये लोग पुलिस और सब लोग पहुँच के मुझे वहाँ से लेके आ गए। इस दौरान आपकी तबीयत भी खराब हो गई? हाँ, मैं थोड़ा बीमार था, क्योंकि उपवास भी चल रहा था और बारिश थी, तो दिक्कत थी मेरे साथ। लेकिन वो अलग जीवन का एक अलग अनुभव था। सारी बातचीत के बीच में जो वेदना, जो दुख है, इसका कारण मतलब आपने क्या फिल्म बनाई इस कारण आपके साथ इस तरीके की चीज़ हो रही है, या इसके पीछे कोई साजिश आपको लगती है? साजिश है बहुत बड़ी, और मैं साजिश का खुलासा करूंगा। मैं योगी जी से मिलने का समय मैंने मांगा है। और कैसी साजिश? अब मैं अभी आपके सामने उसको एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे टाइम मिल जाएगा 1-2 दिन में, उनसे बात करने के बाद मैं सामने फिर लाऊंगा। लेकिन मेरा ये था कि मेरा कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं था, और मैं शांति से सिर्फ जीना चाहता था, क्योंकि उधर पुलिस, इधर ये, उधर वो, 3 साल में तबाह हो चुका था। कुछ बंगाल सरकार की कोई साजिश? देखिए, मुझे तो जान से मारने की साजिश थी, पूरी तरह से जान से मार देने की साजिश थी वहाँ पर। बंगाल सरकार बिल्कुल थी, सरकार था उसके पीछे, या वहाँ के गुंडे थे, या जो भी था। आप तो देख ही रहे हैं वहाँ का क्या सिस्टम है, और वहाँ कुछ भी नहीं होता है। 5-10 आदमी मर जाएगा, अगले दिन खबर खत्म। एक सनोज मिश्रा मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है किसी को दुनिया में। तो आप लोग बोले जान बचा के भाग आए, तो जान बचा के मैं भागूं तो मैं क्या करूंगा? जान दे दूं क्या वहां पे? और वो भी फर्जी तरीके से? कोई सार्थक तरीके से जान जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन भीड़ का हिस्सा बने और लिंचिंग में मार डाला जाऊं मैं, जिसपे कोई केस भी नहीं बनेगा। लोगों ने मुझे कई बार कहा आप वहां से भागे। अरे भागे क्या? लोगों ने कहा, मैंने भागे का मतलब वहां से भाग आए आप जान बचा के, मतलब मैं कायर हूं क्या? अगर मैं कायर होता तो मैं भी सेक्सी फिल्में बना के और करोड़ों रुपए कमा के घर में बैठा होता, ऐश कर रहा होता। मेरे पास जितनी 18 फिल्में मैंने बनाई हैं अभी तक, मेरे पास हेलीकॉप्टर होता आज, अगर मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए और इसीलिए काम कर रहा होता। तो क्या है मेरे पास? टूटी कार है और छोटा सा घर है, और क्या है मेरे पास? तो जज्बा है समाज के लिए, देश के लिए। मेरे देश का हिस्सा है वो बंगाल, जो डिस्टर्ब है पूरी तरह से, और वहां से वो पूरी तरह से पूरे देश को डिस्टर्ब कर देगा आने वाले समय में। ये आवाज है वहां के लिए, एक आंदोलन है, इसके शायद लोग जाग जाएं। अब उस आवाज को मैं खत्म करके वहां मर जाऊं जाके, या पुलिस के हैंड ओवर हो जाऊं? आपने देखा पुलिस ने किस तरह से कितने कितने केसों को दबाने की कोशिश की, कितने सारे केसेस दबाए पुलिस ने। अभी रेप कांड रिसेंटली आपके सामने है। तो इस तरह की अगर कोई बातें उठती हैं तो वो बहुत गलत और मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। बिकॉज ऑफ
मैंने जो मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई है इंसानियत। जो साजिशें हो रही हैं इस देश के खिलाफ, जो इस तरह से धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। और मेरा कोई किसी से, ममता दीदी से या किसी सरकार से या पार्टी से न कोई लेना देना है, न मेरा कोई बीजेपी से लेना देना है, न मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं। कई लोगों ने कहा आप बीजेपी के लिए काम करते हो, मैंने कहा आप सुनिए, बीजेपी के लिए काम कर रहा होता तो पिक्चर का बजट 2.5-3 करोड़ रुपए नहीं होता, 100 करोड़ रुपए होता। अक्षय कुमार इस फिल्म का हीरो होता, ये जो छोटे छोटे एक्टर नहीं होते। और अगर बीजेपी का मैं हूं तो कौन से संविधान में लिखा है कि बीजेपी का आदमी फिल्म नहीं बना सकता? टीएमसी वाले तुम बनाओ ना, कांग्रेस वाले बनाओ, सब लोग बनाओ। ये बताइए, इस फिल्म को बनाने के पीछे मकसद क्या रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों इस फिल्म को बनाया गया, इसके पीछे क्या फिल्म बनाने के पीछे एक्चुअल में मैं बंगाल से बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ। कुछ बांग्ला फिल्मों में मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया है। तो ये टाइम था लॉकडाउन का, उस दौरान एक वहाँ पे कोई इवेंट था, लॉकडाउन खत्म हो रहा था, उसमें मुझे एज ए जज बुलाया गया था सिलीगुड़ी में। तो जब मैं सिलीगुड़ी गया तो अगले दिन चूंकि छुट्टी से रात की मेरी फ्लाइट थी, तो लोगों ने बोला सर आपको थोड़ा घुमा देते हैं आसपास, और मैं बॉर्डर एरिया में चला गया। बॉर्डर एरिया में जाने के बाद जब मैंने वहाँ की थोड़ी ज्योग्राफी और हिस्ट्री समझने की कोशिश की तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बॉर्डर से थोड़ी दूर आगे जाने पर मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर जो मैंने महसूस किया है कि पहले वहाँ पर XYZ लोग रहते थे, अब वहाँ पर ABCD वाले लोग आ गए। वो मतलब वहाँ से पलायन हो गया और कुछ और लोग आकर वहाँ पर बस गए। उनका खेत, उनका ज़मीन, उनका चीज़ें, उनका अस्पताल, उनका राशन कार्ड, उनका ये वो सब चीज़ें एक्यूरेट बांग्लादेश की तरफ इशारा बिल्कुल है। बांग्लादेशी लोग आकर पूरे बॉर्डर को घेर लिया उन्होंने, पूरा बॉर्डर उनसे भरा पड़ा है। फांसी पे चढ़ा दे चाहे कोई आदमी मुझे, लेकिन ये अपने बयान से कभी नहीं पीछे हटूंगा, क्योंकि और वहाँ के जो लोकल लोग रहने वाले थे वो पहले छोटी संख्या में थे, जब भारी संख्या में लोग आ गए तो भाग गए। तो हर जगह का ये हाल है कि जान बचा के भागना पड़ेगा। जिस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स आज बंगाल में हो रही है, कमोबेश यही हाल दीदी का होगा। मैं दीदी से बड़ी रिस्पेक्टली बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से वोट बैंक के लिए वो उस देश के लिए खतरा बनी हुई है, आने वाले समय में अगर कोई मुस्लिम लीडर बड़ा वहां पर खड़ा हो जाएगा तो उनको भी वेस्ट बंगाल छोड़कर भागना पड़ेगा यूपी बाबा के पास। ऐसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत गंदी। हमें सबको बराबर लेकर, हमें सबको साथ लेकर चलने की बातचीत होनी चाहिए। और उसके बाद में आप खाली वोट के लिए हमें वोट, हम तानाशाही करेंगे? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कैसे तानाशाही करोगे आप? अब आपकी फिल्म 30 को रिलीज है, 31 को? नहीं, 30 को ही रिलीज हो रही है सर। 30 को रिलीज। हाँ हाँ जी। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है इसमें। मैं क्या बोलूं, अभी मेरे पास तो शब्द नहीं है। सब ऑडियंस पे डाल दिया है मैंने। पिक्चर तो मैंने समर्पित कर दी है दर्शकों के लिए, जनता के लिए, बंगाल के लिए। और मेरी तरफ से ये मेरे आराध्य, मेरे गुरु हैं, हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको इस हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट है कि हमने कुछ देश के लिए काम किया। और मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ हमारी जो, जिनको मैं झांसी की रानी कहता हूँ हमेशा, कंगना रनावत जी का। उन्होंने मेरे एब्सेंस में मेरे परिवार को संभाला और मेरे सपोर्ट में एक आवाज़ बनकर आई। मतलब बहुत रिस्पेक्ट है, 1 लाख सैल्यूट है उनको मेरी तरफ से। बिल्कुल। तो आप सनोज जी को सुन रहे थे। इनकी फिल्म द बंगाल डायरीज 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है। उस फिल्म के रिलीज़ के पहले तमाम अलग अलग परेशानियां, दुश्वारियां इनको झेलनी पड़ी है। बाकी इनका कहना है कि इन्होंने इस फिल्म को बनाकर देश में अपना एक योगदान दिया है कि क्या स्थितियां बंगाल में हैं, और अगर शायद इस फिल्म के माध्यम से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आ सके, और अगर कोई दिक्कतें वहाँ हैं तो उस दिक्कतों के समाधान पर भी कहीं ना कहीं काम हो सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।